नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको ये भान है कि हमारा बैच जो है ये टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी इन तीनों को एक साथ में हम लोग लेकर के चल रहे हैं। हमारा मुख्य फोकस है कि टीजीटी, पीजीटी के लिए जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं जैसे कि एमसीक्यू टाइप रहता है, और जीआईसी में मेंस के जो क्वेश्चन आएंगे उन दोनों को एक साथ जो है हम लोग चलाएंगे। और इसी बैच में तीनों कक्षाएं जो है आपकी रहेगी ताकि आपको सारे विषयों के बारे में संपूर्णता से आपकी जानकारी उस विषय पे हो जाए। तो आज का हमारा बैच, जैसे कि हम लोग सिंधु सभ्यता को प्रीलिम्स के स्टैंडर्ड पे देख चुके हैं, आज का हमारा जो बैच है वो है मेंस को लेकर के, कि मेंस में हम किस तरह से आंसर क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। अब क्या है कि देखिए, कोई भी प्रश्न है उसके तीन प्रमुख हिस्से होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। पहला क्या है? पहला होता है अंडरस्टैंडिंग। दूसरा होता है मैनिपुलेशन, और तीसरा होता है जेनरे पार्ट। अब ये तीन चीज क्या होती है इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि समझ। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब कोई भी प्रश्न आता है तो वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो जो आपका आंसर राइटिंग है वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ लिए कि उस प्रश्न ने आपसे क्या पूछा है, वो आपसे जानना क्या चाहता है, तो कहते हैं जैसा कि अगर किसी भी प्रश्न का हमको वास्तविक मतलब समझ में आ गया तो 50% काम तो हमारा वहीं पे, हमारा 50% जो है यही है। क्योंकि अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रश्न को लेकर के सही है तो हम उसका आंसर जो देंगे वो भी सटीक रहेगा। अब दूसरी चीज होती है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेर फेर। हेर फेर कैसे होता है? मैनिपुलेशन को हम आसानी से समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि प्रोड्यूसर था और उसने डायरेक्टर था, लेकिन बाद में समय के साथ उसने अपना डायरेक्शन छोड़ करके अब वो प्रोड्यूसर बन गया है। इसके पीछे कारण देखा गया तो कारण पाया गया कि जो एक्टर थे इतने खराब थे कि डायरेक्टर को अपना वो जॉब छोड़ करके प्रोड्यूसर बनना पड़ा। लेकिन इसका एक पक्ष और भी हो सकता है। वो पक्ष ये हो सकता है कि एक अच्छा डायरेक्टर होता है, वो किसी भी एक्टर से, चाहे वो एक्टर कम अच्छा क्यों ना हो, उससे वो अपने महत्व की चीजें निकलवा सकता है, उससे एक्टिंग निकलवा सकता है। तो कहीं ना कहीं उस एक्टर ने उसको इस बात का भान कराया कि वो एक अच्छा डायरेक्टर नहीं है, और फिर उसने अपना लाइन चेंज करके प्रोड्यूसर बन गया। तो इसी को दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज को अच्छा और बुरा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव कहने में अगर आप सक्षम हो जाते हैं तो उसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। ये बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग में, क्योंकि फैक्ट जो भी है वो बहुत सीमित है। फैक्ट जो है वो बहुत सीमित है, और उन सीमित फैक्ट के साथ आपको बहुत से विचारों को व्यक्त करना है। तो इसीलिए मैनिपुलेशन आना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। और जो तीसरा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं जेनरे पार्ट। जेनरे पार्ट का मतलब होता है शैली या विधा। अब ये क्या होता है? जैसे कि एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं मिडाइवल के टाइम का, कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो यहां पे जो अंतिम में शब्द आया है, अंतिम में जो शब्द आया है आलोचनात्मक विवेचना, आलोचनात्मक विवेचना, इसी को कहते हैं जेनरे पार्ट। ठीक है, इसी को जेनरे पार्ट कहते हैं। मतलब कि अगर
आपको इसका मतलब नहीं आता है तो भी आपका आंसर राइटिंग जो होगा वो संपूर्ण नहीं होगा। तो इन सब मतलबों का, जिसमें कि आलोचना हो गई, विवेचना हो गई, व्याख्या हो गया, कहीं कहीं प्रश्नों में होता है कि प्रकाश डालिए, तो इन सब का मतलब जब तक आपको नहीं पता होगा आप एक अच्छा आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इन सब के मतलब भी हमें पता होने चाहिए। इन सब का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैं कुछ शब्द यहाँ पे लिख रहा हूं और उनके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। पहला है विवेचना, दूसरा है व्याख्या, तीसरा है आलोचनात्मक, व्याख्या, चौथा है प्रकाश डालिए, इसी को कहते हैं समीक्षात्मक विवेचन। और इसके अलावा है वर्णन करना। अगर हम देखते हैं कि अगर इन सब जो शब्द हैं अगर इसके इंग्लिश पार्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं बनिस्ता जो है कि हिंदी की तरफ। जैसे कि डिस्कस, जब हम किसी विषय पे डिस्कस करते हैं तो हम किस तरह की बातें करते हैं। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आपको दिखे उसके इंग्लिश वर्जन को भी आप पढ़ने की कोशिश करें और उसके अंतिम बिंदु को देखें कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि कहीं कहीं पे हिंदी और इंग्लिश में ये एक अंतर देखने को मिला है कि वो पूछना कुछ और चाह रहे हैं और वहां पे हिंदी के लिए एक नया विषय आ गया है, एक नया शब्द आ गया है, जिससे कि बच्चों के बीच में एक तरह का डाउट क्रिएट हो गया है। तो ऑलवेज डिपेंड ऑन इंग्लिश वर्जन। आंसर राइटिंग के लिए हमेशा इंग्लिश वाले पे आप फोकस कीजिए, एक बार उसको पढ़ लीजिए, फिर बाद में हिंदी वाले प्रश्न को आप बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो विवेचना मतलब क्या होता है, व्याख्या मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां पे विवेचना का मतलब होता है कि जो भी अवधारणाएं हैं, दृष्टिकोण है, जो भी अवधारणाएं और दृष्टिकोण होते हैं उसको हमको उस पे जो है अपना विचार देना हो। जब किसी भी अवधारणा और दृष्टिकोण पे अपना विचार देना हो तो उसको विवेचना कहते हैं। व्याख्या में क्या होता है, व्याख्या में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अधिक से अधिक तथ्यों या सूचनाओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ पे हम ज्यादा तथ्य देने की कोशिश करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं यहाँ पे हम। और जो फैक्ट कठिन है उसको ज्यादा समझाने की कोशिश की जाती है। आलोचनात्मक व्याख्या जो होती है इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों की चर्चा होगी, लेकिन हमारा झुकाव जो होगा इस पे ज्यादा रहेगा। पॉजिटिव निगेटिव दोनों की होगी और इन दोनों पे हम अपना एक निर्णय देंगे, एक स्टेटमेंट देंगे कि इन दोनों को लेकर के हमें कौन सा पक्ष ज्यादा लगता है। और आलोचनात्मक में ये ज्यादा रहता है। प्रकाश डालना मतलब होता है कि प्रकाश डालने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, ठीक है, बहुत विस्तार में उसका वर्णन कर लेना होता है। और वर्णन का मतलब भी यही होता है कि विस्तार में बताना, विस्तार में बताना। प्रकाश डालने में होता क्या है कि यहां पे हम लोग किसी परिधि के अंतर्गत
अपने प्रश्न को फोकस्ड कर देते हैं, उसी चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, किसी विशेष दृष्टि कोण को पकड़ करके और उसी से उस प्रश्न का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक और आता है, वो मैं बताता हूं कि क्या आप सहमत हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि क्या आप सहमत हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अच्छी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो ज्यादातर विषयों में आपको असहमति दिखानी होगी, क्योंकि जब भी ये पूछा जाता है कि आप सहमत हैं तो वो कोशिश इस बात की करते हैं कि निगेटिव अप्रोच को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और पूछते हैं क्या आप सहमत हैं, लेकिन आपको अपने आंसर राइटिंग में पॉजिटिव होना होगा। अगर आप एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो आपका अप्रोच पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो निगेटिव अप्रोच को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन अब आपको वहां पे बचना है और आपको ऐसी स्थिति में जो है पॉजिटिव रहना है, तो इससे आप अधिकतर मामलों में असहमत होंगे। अब इसके अलावा हमने देख लिया तीनों हिस्से कि पहले है कि अंडरस्टैंडिंग, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उस पर अपनी समझ विकसित कीजिए कि पूछा क्या गया है। दूसरा क्या है कि आपको, और प्रश्न के 3 हिस्से होते हैं, उस पर भी मैं चर्चा कर ले रहा हूं। किसी भी आंसर राइटिंग के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है प्रस्तावना, जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है व्याख्या, मतलब एक्सप्लेनेशन। और तीसरा होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन, ठीक है, तीसरा जो है कंक्लूजन होता है। तो ये जो प्रस्तावना है इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, निष्कर्ष पे ध्यान देनी होती है, और व्याख्या में आप बेसिकली फैक्ट देते हैं, लेकिन प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी चीज है उसका इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि प्रस्तावना में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, ये एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है कि व्याख्या करते समय आपको मैनिपुलेशन सीखना होगा, और लास्ट में निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव आपको रखना है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि मैनिपुलेशन को लेकर के भी हमारे मन में बहुत से विचार आ सकते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। मैनिपुलेशन जो है उसका एग्जाम्पल जो है हम आपके विषय से ही ले रहे हैं। जैसे कि अशोक, हम लोग को आगे आके पढ़ना है, अशोक की बुद्ध नीति पढ़ना है। तो जैसे कि अगर हमसे एक प्रश्न पूछा जाए कि क्या अशोक बुद्ध की नीतियों से प्रभावित दिखता है, तो इसमें एक आंसर ये हो सकता है कि हाँ बिल्कुल दिखता है। जहां पहले वो साम्राज्य विस्तार के बारे में सोच रहा है, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक की महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब वो हिंसा को त्याग करके अहिंसा की बात करता है, जो कि महात्मा बुद्ध की सबसे प्रमुख शिक्षा है, उसको धारण करता है। और वो जो है अब न केवल वो अहिंसा को स्वीकार कर रहा है, बल्कि इसके प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र पुत्री और अन्य लोगों को दूर दूर भेज करके बुद्ध की शिक्षाओं को प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष ये हो सकता है, ये पॉजिटिव पक्ष है। निगेटिव पक्ष में आप कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अशोक जो है वो बुद्ध की नीतियों से प्रभावित नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उसका एक चोगा ओढ़ करके वो अपनी नीतियों को उसके माध्यम से संचालित कर रहा है। कैसे आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे? आप बताएंगे कि अशोक जो है कहीं पे भी किसी भी शिलालेख में बौद्ध धर्म के जो 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, 4 आर्य सत्य हैं, उनकी चर्चा नहीं करता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में निर्वाण की चर्चा होती है, लेकिन अशोक जो है कि धम्म में स्वर्ग प्राप्ति जैसे चीजें दिखाई पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त क्या है कि अशोक जो है बौद्धों के अलावा ब्राह्मणों और श्रमणों को भी अपने यहाँ पे संरक्षण प्रदान करता है।
बार्बर की जो पहाड़ियां हैं वो बौद्धों को दान न दे करके वो आजीविकों को दान देता है। तो कहीं न कहीं वो अपनी इस नीति के माध्यम से एक नैतिक सिद्धांत खड़ा करता है ताकि उसके साम्राज्य के विरुद्ध में किसी तरह का कोई विद्रोह ना हो। तो ये इसका एक निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं। तो ये आपको आना चाहिए कि मतलब एक ही चीज के दोनों पक्ष। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहां पे आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्या सिंधु सभ्यता का उद्भव अकस्मात होता है या किसी विकास प्रक्रिया का परिणाम है, यह किसी विकास प्रक्रिया का परिणाम है, प्रक्रिया का परिणाम। यह हमारा पहला क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो ये है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण जो है, पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। और जो चौथा क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है सिंधु स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। तो आप देख रहे हैं कि हर एक जगह पे विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए। इसी को कहते हैं आपकी जेनरे पार्ट, इसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कि अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्या सिंधु सभ्यता का उद्भव अकस्मात होता है या किसी विकास प्रक्रिया का परिणाम? तो देखिए, सिंधु सभ्यता जो थी वो एक बहुत ही, कह लीजिए, एक नगरीय क्रांति थी, क्योंकि जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य जगहों पर एक ग्रामीण व्यवस्था दिखाई पड़ती है, वहीं उत्तर पश्चिम सीमा की तरफ एक बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही सुनियोजित नगर की स्थापना हमें दिखने को मिलती है। यह अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी बात थी कि इतनी सुव्यवस्थित और इतनी विकसित जो है नगरीय व्यवस्था उस समय है। तो ये अपने आप में ये प्रश्न जो है 2 तरह के बिंदु हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। पहला ये है कि अगर इतनी एक तरफ जहां पे ग्रामीण व्यवस्था दिखाई पड़ती है, उसके बीच में कुछ पर्टिकुलर एरियाज में इतनी विकसित सिविलाइज्ड जो है सभ्यता जो है हमें दिखाई पड़ती है, सिविलाइजेशन हमको दिखाई पड़ता है, तो वो कैसे हुआ? तो यहीं से लेकर के 2 मत आते हैं, इसमें कि एक है व्हीलर का मत, जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, और दूसरा है कि स्वदेशी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यहां पे हमें जो आंसर मिल देना है, इन्हीं दोनों मतों को व्यक्त करना है। व्हीलर महोदय जो है इस मामले में उनका एक स्टेटमेंट है कि विचारों की तरह सभ्यता के भी, मतलब ये उनका स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन
ये प्रश्न पूछा जाता है कि विचारों की तरह सभ्यता के भी पंख होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह से विचार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरीके से सभ्यताएं भी जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ठीक है, तो इनका मानना ये था कि ये सभ्यता जो थी मेसोपोटामिया से आई है। तो आप अपने आंसर राइटिंग में यही लिखेंगे कि व्हीलर के मत को आपको दिखाना है, जिसमें आप बताएंगे कि ये क्यों मान रहे हैं कि ये जो है मेसोपोटामिया से आया है, इसके कौन कौन से कारण हैं आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो व्हीलर साहब जो है मेसोपोटामिया मान रहे हैं तो उसके क्या कारण है, तो उसके इन्होंने कुछ एंगल्स बताए हैं जिनको आपको पहले बताना होगा। शुरुआत हमको इनके स्टेटमेंट से करनी है, इस पक्ष की ओर बात करनी है, क्योंकि हम अंत में इस पक्ष की तरफ जाएंगे, इन दोनों के बीच के कोई व्यवस्थित पक्ष की तरफ जाएंगे, तो पहले हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो व्हीलर साहब जो है वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे नगर जो है वो दो हिस्सों में विभाजित दिखाई पड़ता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें कि पुरोहित या शासक रहते हैं, ये हिस्सा दुर्गीकृत है। मतलब इनका मानना है चूंकि वो बाहर से आए थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो उनके साथ अपने रिश्तों को बहुत क्लोज नहीं करना चाह रहे थे। वो शासक थे, बाहर से आए थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ के लोकल लोगों से दूर रखना चाह रहे थे। तो सिंधु के नगर विन्यास से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि ये लोग जरूर बाहर से आए होंगे। ये इनका एक मत है। इनका एक मत ये है कि ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि इनका कहना था कि दोनों ही सभ्यताएं जो हैं नगरी हैं, दोनों ही सभ्यताएं जो हैं वो नगरी हैं। और चूंकि भारत में इस तरह की सभ्यता आसपास दिखाई नहीं पड़ती है, जबकि भारत के इतर हम मिस्र की तरफ जाएं, मेसोपोटामिया में जाएं, तो चाइना में भी इस तरह की सभ्यताएं दिखी हैं जो कि एक नगरी सभ्यता है। तो अचानक से तो कोई चीज उद्भिद हो नहीं जाती है, तो इसीलिए ये दोनों नगरी सभ्यताएं हैं। वो लोग धीरे धीरे प्रवास करते हुए वहां से आते हुए कुछ लोग जो है इधर भारत के उत्तर पश्चिम सीमा की तरफ आए होंगे, तो ये इसकी बात करते हैं। लेकिन आगे कुछ नवीन शोध हुए तो इनके जो तर्क हैं उनको काटा गया। तो आपके अगले बिंदु होंगे, पहले तो आप इनके विचारों को बताएंगे, उसके बाद इनके विचारों को आप काटेंगे। तो इनके विचारों को हम काटेंगे कैसे? इनके विचारों को हम बहुत आसानी से काट देंगे। आपको यह बताना पड़ेगा कि नवीन शोधों में क्या क्या बातें आई हैं। तो यहां आपको बताना होगा कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। जैसे सिंधु सभ्यता जो है, यहां पे आपको अंतर बताना पड़ेगा। सिंधु सभ्यता जो है और मेसोपोटामिया, इन दोनों में क्या अंतर है? पहला तो यह है कि यहां पे जो नगर है वो सुनियोजित है, जबकि यहां पे जो नगर है वो बेतरतीब है। दूसरा क्या है कि यहां की जो लिपि है वो चित्राक्षर लिपि है, यहां की लिपि जो है वो कीलाक्षर लिपि है। लिपि का भी अंतर दिखाई पड़ता है। तीसरा क्या है कि यहां पे मंदिर नहीं मिले हैं, जबकि यहां पे जो है मंदिर मिले हैं। चौथा ये है कि यहां पे जो मकान है वो प्राय जो है पक्की ईंटों का यहां पे प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता में मकानों में प्राय पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि यहां पे जो है प्राय कच्ची ईंटें ही दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा तो इन सब चार बिंदुओं को, क्योंकि आपको बहुत विस्तृत भी नहीं करना है, तो इन चार बिंदुओं की आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये पर्याप्त अंतर के आधार पे तो हम ये मान सकते हैं कि नहीं, मेसोपोटामिया से ये भिन्न है, क्योंकि ये बहुत बड़े अंतर हैं। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया कि व्हीलर का वो मत जो है, जो कि विदेशी प्रवास या विदेशियों के माध्यम से इस सभ्यता के उद्भव की बात करता है, वो तो कट जा रहा है। अब आता है दूसरा आपका बिंदु जो है, वो आता है कि स्वदेशी वाला, स्वदेशी मत।
अब हम ही को इसी को क्लैरिफाई करना है, इसी को हमको आगे लेके चलना है कि आखिर इसके अंतर्गत क्या है। तो देखिए व्हीलर के मत को जो है, आप दो तरह के मत हैं, इस मत को एक नाम दे सकते हैं, और जो व्हीलर का मत है उसको आप कह सकते हैं विसरणवादी सिद्धांत। और ये जो दूसरा है ये है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत, सतत विकास के सिद्धांत में क्या बताया गया है, इसमें यह हुआ कि नवीन शोध किए गए तो ये माना गया, ये पाया गया कि भारत में जो प्राक हड़प्पाई संस्कृतियां हैं, जिसमें कि आमरी सिंधु में, ठीक है, आमरी, ये पाकिस्तान वाले सिंधु प्रांत की बात कर रहा हूं, राजस्थान में है सोथी संस्कृति, इसके अलावा बलूचिस्तान में जो है नाल संस्कृति। इन सब संस्कृतियों का जब गहनता से अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इन सब की समानता जो है वो हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा है। मतलब इनका जो खान पान है, इनके व्यवहार हैं, इनके नॉलेज है, कृषि संबंधी जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं उनके बारे में इनकी नॉलेज है, वो ज़्यादा मिल रहे हैं सिंधु सभ्यता के लोगों से, और बजाय कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के। तो यहाँ पे जो प्रमुख काम किए हैं, जो मतलब जिसपे कि हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है, और इसके अलावा फिर क्या है कि हमको ये बताना है यहाँ पे कि हुआ क्या है। यहाँ पे हुआ ये है कि इन सारी सभ्यताओं के अलावा हमें एक कहानी बतानी है, जिसमें कहानी ये बतानी है कि देखिए हुआ क्या है कि आसपास के जो प्राक हड़प्पाई क्षेत्र है, क्योंकि सिंधु वाला जो क्षेत्र है, हमको ये बताना होगा कि सिंधु का क्षेत्र जो था वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पे कृषि के बेहतर विकल्प पहले से मौजूद थे। तो कुछ लोग जो कि इन सब संस्कृतियों से बिलोंग करते थे, वो बेहतर जमीन की खोज में सिंधु वाले एरिया में आए होंगे। क्योंकि इन सब संस्कृतियों में हम देखते हैं कि हमें कृषि के बारे में पर्याप्त जानकारी आ गई है। अब खेती जो है वो हलों के माध्यम से हो रही है, न केवल हलों के माध्यम से हो रही है बल्कि बैलों के माध्यम से भी हो रही है, जो कि पहले कृषि जो है मानव स्वयं खींचा करता था हलों को। इससे हुआ क्या कि सिंधु क्षेत्र में बहुत विस्तृत क्षेत्र में खेती का काम होने लगा। जब विस्तृत क्षेत्र में खेती का काम होने लगा, क्योंकि अब क्या है कि लोगों की जो चलने की गति है वो तेज हो गई है, उपकरणों से खेती का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया है, तो काफी विस्तृत क्षेत्र में खेती हो रही है। इसका परिणाम ये हुआ कि कृषि अधिशेष निकला, कृषि अधिशेष आया। अब कृषि अधिशेष से होता क्या है, कृषि अधिशेष के फलस्वरूप जो है लोगों में गैर कृषि कार्यों की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति को बल मिलता है। जब खाने के लिए पर्याप्त चीजें होती हैं तो और पर्याप्त कच्चे माल होते हैं तो उससे तमाम तरह के नए शिल्पों का निर्माण होता है। और ये चीज हमको यहाँ पे सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। जैसे कि इनको कपास का ज्ञान था, उसकी वजह से सूती वस्त्रों का यहाँ पे तकली का भी ज्ञान था इनको, कपास के साथ साथ तकली का भी इनको ज्ञान था और सूती वस्त्रों का भी निर्माण करने लगे। मनके जो है उनके कारखाने स्थापित किए गए, तासे का ज्ञान हो गया है इनको, जिससे मतलब धातु गलाने का इनको ज्ञान हो गया, जिससे न कि उन्होंने बर्तन, मूर्ति आदि नई नई शिल्प जो हैं वो विकसित हो रहे हैं। और ये संभव हो सका कि उस उपजाऊ क्षेत्र में कृषि की पद्धतियों का ही उन्होंने विकास करना शुरू किया। और जब कृषि अधिशेष आया, शिल्पों का विकास हुआ, और जब ये शिल्प धीरे धीरे, देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी शिल्प होता है और शहरी अर्थव्यवस्था में भी शिल्प होता है, लेकिन यहाँ के शिल्प में अंतर ये होता है
कि शहरी अर्थव्यवस्था में जो शिल्प होता है वो विकसित होता है, और ये चीज हमें मोहनजोदड़ो में दिखती है। यहाँ पे जो भी जैसे कि नृत्य करती जो कांसे की प्रतिमा है उसको देख लें आप, तो बिल्कुल वो लगता है जैसे कि आधुनिक समय में बनाया गया है। तो शिल्प का विशेषीकरण होने लगा। तो ये कैसे हुआ? धीरे धीरे कुछ लोग जो है नगरों की तरफ बढ़े, नगरों की स्थापना होने लगी, और न केवल जब नगरों की स्थापना हुई, कुछ लोग शासक के तौर पे अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं, और वो कृषि अधिशेष को इकट्ठा भी करना चाह रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े अन्नागारों की स्थापना की गई। और एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लिपि आवश्यक होती है, तो लिपि का भी यहाँ पे निर्माण किया गया। ऐसे आपको बताना होगा। इन सब चीजों के निर्माण के बाद फिर आपको ये दिखाना होगा कि इस तरह की चीजों से धीरे धीरे जो है यहाँ पे एक नवीन सभ्यता विकसित हुई, ग्रामीण सभ्यता एक नए रूप में आई, जो नगरीय सभ्यता के तौर पे हमारे सामने आती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा निष्कर्ष में कि ये बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो बाहर की सभ्यताएं थी, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उन सभ्यताओं से इस सभ्यता के लोगों ने जरूर सीखा होगा, क्योंकि व्यापारिक संबंध थे, उनके व्यापार हुआ करते थे। जब दो लोगों के बीच में आदान प्रदान होता है, दो लोगों के बीच में व्यापार होता है, तो संस्कृति भी इधर से उधर जाती है। तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि वहां की कुछ चीजें यहाँ पे, वहां की कुछ आदतें यहाँ पे और यहाँ की कुछ आदतें वहां पे गई हों। लेकिन ये मेसोपोटामिया से अलग भारत में जो प्राक हड़प्पाई संस्कृतियां हैं, उन्हीं का एक विकसित रूप है, ये हमको निष्कर्ष के तौर पे मानना होगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं, तो ये हमारा निष्कर्ष रहेगा। पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा जो है हमारा वो है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस चीज को हमको एक्सप्लेन करना है। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए नगरीय सभ्यता एक्सप्लेन करने के लिए हमको ये बताना होगा कि यहां पे नगर के कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं कि नहीं। आंसर राइटिंग करते समय हमको बांटना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमको यहां दिखानी है, की पॉइंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे नगर के गुण हैं। दूसरा क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि नगरी होने के लिए यहाँ पे शिल्प की क्या स्थिति है, ठीक है। और यहाँ पे नगर की विशेषता ये होती है कि एक बड़ी जनसंख्या जो होती है वो गैर कृषिगत कार्यों में लिप्त होती है, तीसरा क्या होता है कि शासन को चलाने के लिए लिपि जैसी चीजें भी होती हैं, अधिकारी जैसे चीजें भी होती हैं। तो क्या वो चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो संस्कृति होती है नगरों की, वो ग्रामीण संस्कृति से अलग होती है। तो इन चार बिंदु में हमको लेके दिखाना होगा कि अगर ये चार बिंदु इस बात को सेटिस्फाइड करते हैं कि नगरीय सभ्यता के गुण सिंधु सभ्यता में दिखाई पड़ते हैं, तो ये बिल्कुल नगरीय सभ्यता है। यहाँ पे हमें ये मानना है कि बिल्कुल ये नगरीय सभ्यता है। अब वो कैसे नगरीय सभ्यता है, तो नगर के गुण की बात करते हैं तो यहाँ पे पहली चीज तो है कि सुनियोजित नगर की व्यवस्था दिखती है। नगर जो है मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांटा गया है। ये ऊपरी हिस्सा है, अपर साइड है, और ये लोअर साइड है, निचला हिस्सा है। इसके अलावा इसको जो है वो दुर्गीकृत किया गया है, यहाँ व्यवस्था दिखाई पड़ती है। इसके अलावा नगर की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं, मतलब कि यातायात के प्रबंधन का भी इनको आइडिया है। और सड़कों पर प्रकाश की भी पर्याप्त व्यवस्था है। सड़कों के किनारे जो है मकान बने हुए हैं, मकान जो है इनका रास्ता जो है, इनके बगल में नालियां बनी हुई हैं, नालियों के माध्यम, और ये नालियां जो है बड़ी नालियों जो है जाकर के नदियों से जुड़ रही हैं। तो एक सुनियोजित नगर की व्यवस्था तो यहाँ पे दिखाई पड़ती है कि नगर में जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो इसमें हमको यहाँ पे नगर के जो गुण यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा। हमारा जो दूसरा पॉइंट है जिसमें कि
बड़ी जनसंख्या गैर कृषिगत कार्यों में लिप्त थी। बिल्कुल यहाँ पे एक बड़ी जनसंख्या गैर कृषिगत कार्यों में लिप्त थी, जिसमें कि शिल्प को आपको दिखाना होगा कि कौन कौन से शिल्प थे इस टाइम में और कौन कौन से व्यापार थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बिंदु वही है जो प्रीलिम्स में थे। अब आपको उन बिंदुओं को किस तरीके से रखना है, यही मैनिपुलेशन आपको सीखना है। तो यहाँ पे आप व्यापार वाणिज्य की स्थितियां बताएंगे, शिल्प की स्थितियां बताएंगे। इसके अलावा लिपि के बारे में आप जानकारी देंगे कि यहाँ पे लिपि व्यवस्था दिखती है, ठीक है, लिपि यहाँ पे है, इसका मतलब है कि शासन को लिपिबद्ध भी किया जा रहा है, शासन के कार्यों को करने के लिए लिपि की आवश्यकता है। और इसके अलावा शहरी संस्कृति के भी यहाँ पे गुण दिखाई पड़ते हैं। अब शहरी संस्कृति के गुण किस तरह से दिखते हैं, तो वो यहाँ के स्नानागार, अन्नागार, स्नानागार, अन्नागार और स्वास्तिक चिन्ह। स्नानागार की अगर हम जहां तक बात करते हैं तो स्नानागार ये इस बात का द्योतक है कि एक सार्वजनिक, चूंकि काफी विशाल है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है जब किसी तरह कोई बड़ा रिचुअल्स होता होगा तो लोग इकट्ठा होते होंगे, सामूहिक तौर पे स्नान करते होंगे, एक सिस्टम दिख रहा है। जबकि ग्रामीण में व्यवस्था के अंतर्गत कोई मेला लगता है तो उतना नियोजित नहीं होता है। शहरों में लगने वाले मेले जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से लगने वाले मेलों की अपेक्षा डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो स्नानागार की व्यवस्था में दिखाई पड़ती है, स्नानागार में जिस तरह से सीढ़ियों का यूज किया गया है, जिस तरह से उसमें प्लास्टर किया गया है, ये सारे किसी नगरीय सभ्यता होने का एहसास दिलाते हैं। अन्नागार की अगर बात करें तो अन्नागार की जो स्थिति है, यहाँ पे अन्नागार में बहुत विशाल अन्नागार बनाए गए हैं। इसके अलावा उसमें पर्याप्त रोशनदान की व्यवस्था है, जिससे कि उसमें रखे अनाज जो है वो काफी दिनों तक सुरक्षित रख सके, इस तरह। और इसके अलावा अन्नागार जो बनाए गए हैं उनको किस तरीके से बनाया गया है, उनकी लंबाई चौड़ाई का जिस तरीके से ध्यान रखा गया है, वो सारी चीजें बताती हैं कि इन लोगों को नाप तौल और तमाम तरह के मानकों का भी नॉलेज है, जो कि शहरी सभ्यता का गुण है। स्वास्थ्य जैसे चिन्ह जो है ये सूर्य पूजा के प्रति उनके आस्था को भी दिखाते हैं, और कहीं न कहीं पे ये मोहरे जो है वो छाप के तौर पे यूज की जाती थी, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य जब इस सिंधु के टाइम में मुद्राएं नहीं है प्रमुख, बल्कि मोहरे हैं, तो मोहरों के माध्यम से व्यापार होता था। कोई भी चीज का आदान प्रदान हो रहा है, चूंकि वस्तु विनिमय प्रणाली है, तो उसमें यहाँ की लोकल छाप दी जाती थी। तो ये भी बता रहा है कि ये व्यापार वाणिज्य की उन्नत दशाओं को भी दिखा रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है? हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है कि सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित है। हमारा जो तीसरा प्रश्न था कि सिंधु सभ्यता का पतन जो है, सिंधु सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता के पतन में हमको ये दिखाना होगा कि यहाँ पे प्रमुख जो माना गया था प्रीलिम्स में आर्यों का आक्रमण, ठीक है, आर्यों के आक्रमण को प्रमुख माना गया था। और इसके लिए जो मार्टिमर व्हीलर थे, इन्होंने ये मत दिया था। इन्होंने साक्ष्य क्या प्रस्तुत किए? ये कहते हैं कि हड़प्पा से जो है, ये कहते हैं कि यहाँ से जो है हमें कुछ चीजें मिली हैं। ये कहते हैं कि हड़प्पा से 26 नर कंकाल मिले हैं। मतलब बाहर से किसी तरह कोई आक्रमण हुआ होगा और आक्रमण के फलस्वरूप इन लोगों को मारा गया होगा, इस बात की पुष्टि करते हैं कि बाहर से कोई सत्ता आई है, यहाँ आकर के आक्रमण की है और यहाँ पे उन्होंने एक नगरीय सभ्यता स्थापित की है। तो आर्यों के आक्रमण को ये जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हैं, जैसे सूखे की बात भी होती है, यहाँ पे बाढ़ की बात भी होती है, जलवायु परिवर्तन
भूकंप की बात भी हो रही है और इसके भी साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता में जो प्राचीरों से घेरने की बात है, क्योंकि सिंधु का क्षेत्र जो था वहां पे नदियों की वजह से बाढ़ भी अक्सर आ जाया करते थे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो हमको इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी होगी, या आप किताबों से, किसी भी सामान्य किताब में सबके बारे में दिया है कि कौन सूखे की बात कर रहा है, कौन बाढ़ की, कौन जलवायु परिवर्तन, कौन भूकंप की। लेकिन जो आंसर राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहां पे आप आएंगे डीके चक्रवर्ती। डीके चक्रवर्ती जो है एक नई बात कहते हैं, हम मेंस में इनके मत को रखेंगे। इनका कहना है कि सिंधु सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण है वो है कि संतुलन का बिगड़ना, संतुलन का बिगड़ना। अब संतुलन कैसे बिगड़ा? ये कहते हैं कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो शहरी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, चूंकि आसपास के एरियाज में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और सिंधु में जो है जो नगरीय अर्थव्यवस्था है ये आपस में जुड़ी हुई थी। नगरीय अर्थव्यवस्थाओं को कहीं न कहीं से प्रोत्साहन मिल रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में जो है एक बूम सी है, यहाँ पे फसल जो है अच्छी मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप नगरीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था से निकलने वाले कच्चे मालों की पर्याप्त उपलब्धता की वजह से भी नगरीय अर्थव्यवस्था के शिल्पों को प्रोत्साहन मिल रहा है, इनके व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इनका कहना यह है कि कुछ ऐसी वजहें होंगी जिसकी वजह से ये संतुलन बिगड़ गया होगा। वो वजह बाढ़ भी हो सकती है, लेकिन कोई भी वजह, चूंकि अगर आप सिंधु का विस्तार देखें तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि इसका विस्तार जो है यहाँ पे सुतका गैंडोर बलूचिस्तान से लेकर के यहाँ मेरठ में आपका आलमगीरपुर और कश्मीर में मांडा से लेकर के महाराष्ट्र के दैमाबाद है। तो इतने बड़े क्षेत्र में केवल एक ही परिस्थिति निर्णायक होगी ऐसा संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये मान सकते हैं कि इस एरिया में जो सुतका गंडोर वाला एरिया है यहाँ पे सूखे जैसी स्थिति हो सकती है, और मेरठ वाले एरिया में बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है, जलवायु परिवर्तन राजस्थान में भूकंप जैसी स्थिति हो सकती है, दैमाबाद में कोई अलग स्थिति हो सकती है, भूकंपीय स्थिति यहाँ पे भी हो सकती है, जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थिति आ सकती है। तो इनका कहना है कि किसी भी वजह से, लेकिन एक वजह किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए निर्णायक हो सकती है, उसको हम संपूर्ण के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। तो ये कहते हैं, डीके चक्रवर्ती कहते हैं कि विभिन्न वजहों से ये संतुलन बिगड़ा होगा, जिस संतुलन को बिगड़ने की वजह से ही ये सभ्यता अपना वास्तविक स्वरूप छोड़ करके फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बनी? जब कृषि पे प्रभाव पड़ा, चाहे वो सूखे की वजह से हो, बाढ़ की वजह से हो, जलवायु परिवर्तन की वजह से हो। जब कृषि अधिशेष कम होने लगे तो पुरोहितों का कहीं न कहीं से महत्व जो है घटने लगा और उनका शासन अब जो है उतना प्रासंगिक नहीं लगता है। इसके अलावा लोग जो हैं वो बड़े मकानों को छोड़ करके मिट्टी के छोटे मकानों में रहने लगे, पुरोहितों की स्थिति कम हो जाती है, विदेशी व्यापार होने की संभावना बंद हो जाती है, शिल्प के लिए जो कच्चे माल आ रहे थे उन सब का प्रभाव ये होता है कि वास्तव में निष्कर्ष में हमको यही लिखना है कि वास्तव में सिंधु सभ्यता का पतन जो है वो संतुलन के बिगड़ने से हुआ, और ये संतुलन जो है किसी भी कारण से हो सकता है। आर्यों के आक्रमण को तो आपको पूरी तरीके से अस्वीकार करना है और बताना है कि ये सभ्यता समाप्त नहीं हुई, बल्कि ये नगरीय सभ्यता से इसका स्वरूप जो है ग्रामीण सभ्यता की ओर मुड़ गया, जो कि आगे हमको वैदिक सभ्यता में दिखाई पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक से नगरीय हो गई। ये पहले नगरीय अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से नगरीय का रूप लेती है, फिर विभिन्न कारणों से नगरीय अर्थव्यवस्था से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ जाती है। तो ऐसा निष्कर्ष दे करके हमको इस प्रश्न के उत्तर को बताना है। अब अगर हमारा जो अगला है तो यहाँ पे हमारा देखिए मेन फोकस यही रहेगा कि बिंदु वही सब है, लेकिन उसको किस तरीके से हमको मैनेज करना है। और अगला जो है वो है चौथा क्वेश्चन है कि सिंधु का स्थापत्य,
सिंधुकालीन जो है स्थापत्य, सिंधुकालीन स्थापत्य की बात यहाँ पे जब आएगी तो इसमें हमको क्या क्या चीजें दिखानी होंगी, तो मैं इसमें आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे कि इसमें आप वृहत स्नानागार है, अन्नागार है, विशाल जो अन्नागार है, ये सब अपने आप से, चूंकि इसके विशाल अन्नागार को जो है तत्कालीन विश्व का जो है आश्चर्यजनक निर्माण भी माना गया है, तो इसको भी आपको दिखाना होगा। इसके अलावा जो कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है, मोहनजोदड़ो से जो कांसे की मूर्ति मिलती है, कांसे की नर्तकी, इसके अलावा पत्थर के जो हैं, यहाँ पे पत्थर के एक नवयुवक जो है नृत्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। इनके मृदभांडों की आप यहाँ चर्चा करेंगे। हमने बताया था कि इनके जो मृदभांड होते हैं वो बेसिकली लाल या गुलाबी हैं, जिसपे काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, इसपे काले रंग से चित्रकारी की जाती है। ठीक है, इनके मृदभांडों के अलावा आप यहाँ पे चर्चा करेंगे कि मृदभांडों की चर्चा के बाद आप कुछ अन्य बिंदुओं की भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सभा भवन एक मिला है, तो इन सब को जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो वहीं से सिंधुकालीन स्थापत्य जो है इस प्रश्न का उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। इतने बिंदुओं की अगर चर्चा कर देते हैं तो इनको पता चल जाएगा कि ये आप कहना क्या चाहते हैं। से वृहत स्नानागार है, इसमें आप इसको एक्सप्लेन करिए वहां पे आंसर राइटिंग में। जैसे एक्सप्लेन क्या करेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है, इसमें इसको भी आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो इसकी जो लंबाई है ये 33 मीटर है, 33 है, ये 16 मीटर की है। इसके अलावा यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे देखने को मिलती है वो है कि यहाँ पे एक प्लास्टर है, यहाँ पे चीज़ों पे बिटमैन प्लास्टर दिखता है, जो कि अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो स्नानागार है, यहाँ पे पानी निकलने की व्यवस्था भी की गई है। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम साइड में एक नाला बना है, जिससे कि अगर पानी गंदा हो जा रहा है तो उसको निकाल करके फिर से इसमें नया पानी भी डाला जा रहा है। तो मतलब किस तरह का आश्चर्य, कितना सुंदर और कितना सिस्टमेटिक तरीके से ये बनाया गया है। इसी तरीके से जब विशाल अन्नागार की आप बात करेंगे तो आप दिखाएंगे इसकी परिधि या परिमाप कितनी है। इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है, जिससे कि अन्न जो है ज़्यादा समय तक परिरक्षित रह सके। कांसे की नर्तकी जो है इसकी आप बात करेंगे, कितना खूबसूरत है। और पत्थर, और इसके अलावा एक और चीज़ मिली है जिसमें कि पशुपति योगी की मूर्ति जो है, पशुपति नहीं, एक योगी या एक राजा की मूर्ति जो है, राजा की मूर्ति मिली है। अगर उस मूर्ति को हम देखते हैं तो उस मूर्ति में उस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उसको अलंकृत किया गया है। उसने एक शॉल ओढ़ रखा है और उस शॉल में कढ़ाई जैसी चीज़ें में दिखाई पड़ती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे शॉल में कढ़ाई जैसी चीज़ों की भी दिखता है, जो बहुत खूबसूरत है। मृदभांडों की आप चर्चा करेंगे। और सभा भवन जो इनका था, जहाँ पे लोग आकर के, चूँकि इन्हीं सभा भवनों की वजह से ही जनतांत्रिक व्यवस्था होने की बात यहाँ पे स्वीकार की जाती है। ये सभा भवन जो थे वो विभिन्न स्तंभों में थे। टोटल जो है 20 स्तंभों पर एक भवन का निर्माण किया गया है, जो कि वाकई में काफ़ी आश्चर्यजनक है। उस समय पिलर्स पे भवनों के निर्माण जैसी स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। उसको भूकंप रोधी बनाने के लिए, तमाम तरह की चीज़ों के लिए, उसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए इस तरह के सभा भवन हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब की चर्चा करते हुए हम सिंधुकालीन जो कला है उसको हम पूर्ण कर ले रहे हैं। तो हम अगर देखें तो कुल मिलाकर के हमारा जो मेन फोकस इस मेंस में रहेगा वो रहेगा कि प्रीलिम्स से हमको ढेर सारी जानकारी मिली है। उन जानकारियों को हमें किस तरीके से एक आंसर का रूप देना है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से 3 हिस्से हो गए उसके, ठीक है। प्रस्तावना,
और व्याख्या और निष्कर्ष, ठीक है। तो अभी जो हमारे फैक्ट हैं उन्हीं को किस तरीके से हमको सजाना है इन तीनों फॉर्मेट में। तो जब जानकारियां हमारे फैक्ट रिच होंगे तो हमारा क्वेश्चन अपने आप ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि लोग, सामान्य लोग जो है प्रस्तावना पे ध्यान देते हैं, निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं, इन फैक्ट पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि 250 शब्दों के आपके जो है आंसर हैं, कुछ 150 के हैं। तो ऐसे में आपको फैक्ट जब ज़्यादा पता रहेंगे तो वो चीज़ें आपके आंसर में रहेंगी, तो आपका आंसर अपने आप में ही बेहतर और खूबसूरत खुद ही अपने आप बन जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उन फैक्ट को, मैनिपुलेशन की वजह से उन सारे फैक्टों को मैंने या आप एक श्रृंखला के तौर पे रख पाएंगे। सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें पूछा क्या गया है। जब इन सब की आपकी एक व्यापक समझ बन जाएगी तो अच्छा आंसर राइटिंग करने लगेंगे। और आंसर राइटिंग एक अनवरत प्रक्रिया है जो एक दिन में नहीं आएगी। तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग तमाम प्रश्नों के उत्तर लिख करके हमको हमारे चैनल पे जो है भेजिए, और वहाँ पे देख करके मैं उसको जो है हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती हैं, तो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में रहेगा ताकि आपको किसी तरह की मेहनत न करनी पड़े। और वहाँ से आप प्रश्न पढ़ेंगे और जो मैं बिंदुओं को बता रहा हूँ उसको किस तरीके से सजाया गया है वो सारी चीज़ें उसमें क्रमवार रहेंगी, जिसको देख करके आप वहाँ से एसिमुलेट कर सकते हैं ताकि एग्जाम में कम समय में आपका सब कुछ तैयार रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी। किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोग के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैदिक काल से शुरू करेंगे, जिसमें कि वैदिक कॉन्सेप्टों को समझेंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखेंगे, मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।